पलवल में 11 वर्षीय बच्ची की हत्या और गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर जिले के मुकबदिरों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। मुकबदिर कल्याण संघ द्वारा आयोजित प्रदर्शन में पीड़ित परिवार और आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग शामिल हुए। फांसी की मांग को लेकर एडीसी वत्सल्य वशिष्ठ को ज्ञापन भी दिया गया। आपको बता दें कि बीती 25 अगस्त को होडल थाना क्षेत्र के एक गाँव में मुकबदिर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में लोगों में रोष व्याप्त है। हत्या व गैंगरेप के आरोप में दोषियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज चुकी है। प्रदर्शन के दौरान हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आरोपियों की फांसी देने की मांग कर नारे लगाए गए। तख्तियों पर मुकबदिर बच्ची को न्याय दो, आरोपियों को फांसी दो, बलात्कार पर रोक लगाओ जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। मुकबदिरों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि नए कानून के तहत पास्को एक्ट में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या जैसे संगीन अपराधों में फांसी का प्रावधान है। अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इस अवसर पर मुकबदिर कल्याण संघ की तरफ से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने व जिला विधिक प्राधिकरण से अदालत में मजबूती से केस लड़ने की मांग की गई। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भी आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाने की मांग की। वहीं एडीसी वत्सल्य वशिष्ठ ने कहा कि आश्वासन दिया कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। लड़की 11 साल की लड़की थी, उसका रेप हुआ, उसका बलात्कार किया, आप जलाई उसकी जिंदगी, उसको जान उसके हत्या करी है उसकी और उसका बलात्कार हुआ है। उसको इंसाफ चाहिए, उसको फांसी देनी चाहिए। 2 बंदे को। किसे ज्ञापन दिया, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको यहाँ से? एसडीएम साहब है, पुलिस साहब है, उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी अच्छी कार्रवाई होगी आपकी इस बारे में। तो दोषी जो है उनको फांसी की सजा के लिए आ जाते हैं? दोषियों को फांसी की सजा चाहिए, देनी चाहिए उनको फांसी। लापता थी तो इन्होंने ढूंढी, गांव में अड़ोस पड़ोस में ढूंढते रहे तो इनको कोई पता नहीं लगा। शाम को हमने कहा मन भाई रिपोर्ट कर दो थाने में जा करके। उन्होंने बेचारा रिपोर्ट की तो रिपोर्ट नहीं ली इनकी। एक वो महेंद्र एएसआई है, उसने रिपोर्ट नहीं ली इनकी, सुबह भी भगा दी। फिर हमें 5 बजे के करीब लड़की की लाश मिली गांव के पड़ोस में ज्वार के खेत में। तो इतने फिर हमने फ़ोन किया तो फिर पुलिस आई, 1-1.5 घंटे बाद आई थी। फिर उसको ले गई डेड बॉडी और वो अपराध भी पकड़े गए दोनों, जो भी उसके साथ बहुत मन घिनौना हरकत की उन्होंने। उनको सजा होनी चाहिए। किस तरह की सजा की मांग कर रहे हो आप यहाँ? बिल्कुल फांसी लगनी चाहिए। और कुछ परिवार को किसी तरह की सहायता? गूंगे हैं दोनों, एक हैंडीकैप्ड है, इनको सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता। क्या आश्वासन दिया है सीटीएम साहब मिले आपसे? कह रहे हैं अभी, ये कह रहे हैं चलो कार्रवाई करवाएंगे जो वो होगा। ये कहा तो दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर फांसी लगनी चाहिए। सरकार की बहुत सी स्कीम्स है, जैसे इनके अब बीपीएल राशन वो बन रहे हैं, ठीक है, इनके फॉर्म भरवाएं आप, उसमें वेरिफिकेशन की जाएगी। और सरकार की जो स्कीम्स हैं, पेंशन की स्कीम्स हैं, बच्चों के लिए है, वो सारी की सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इनको लेकर के, और एक साथी और एक तो आप इनसे ये रिक्वेस्ट कीजिए कि बीमारी का समय है, दूर दूर खड़े हो, बीमार हो गए तो हमें और बुरा लगेगा। सभी मास्क लगाएं और अपने और थोड़ा खुले हो जाए, ठीक है। अब इसका तरीका ये है, जब आपका ज्ञापन टाइप होके आ जाए तो आप इनको लेके 2 साथी और ऊपर मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है। अगर इनको इतनी देर इनको अपने घर भेज दीजिए, समझ गए बात। बाकी आप ये निश्चिंत रहिए, जिला प्रशासन की ओर से, जिला पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से जो सबसे ज़्यादा मदद हो सकती है वही करेंगे। पलवल में अब लंबे इंतजार के बाद कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से युवाओं के लिए राज्य के विभिन्न आईटीआई संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हो गई। विद्यार्थी 22 सितंबर तक ऑनलाइन दाखिला करवा सकेंगे। सत्र 2020 में हरियाणा आईटीआई दाखिला प्रक्रिया कोविड-19 संक्रमण की वजह से 1 महीना देरी से शुरू हुए हैं। ऐसे में इस बार 8वीं, 10वीं, 12वीं के साथ उच्च शिक्षित युवाओं की भी दिलचस्पी आईटीआई में पसंदीदा कोर्स करने की तरफ रहेगी। यह जानकारी देते हुए आईटीआई पलवल के प्रधानाचार्य
भगत सिंह ने बताया कि गत वर्ष की तरह ऑनलाइन दाखिले के अलावा काउंसिल में कागजात वेरिफिकेशन का पैटर्न भी ऑनलाइन ही होगा। विभाग की ओर से एक नियम आया है कि पहले दाखिला ऑनलाइन होते थे और फीस जमा संस्थान में करवानी होती थी, लेकिन अब की बार विभाग की ओर से जहां पर ऑनलाइन दाखिला करवाते हैं वहीं पर फीस जमा की जाएगी। संस्थान में आने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। दाखिले के लिए कागजात जरूरी हैं। ITI में दाखिला करवाने वाले विद्यार्थियों के आधार कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। ऑनलाइन दाखिला करवाते समय किसी तरह की समस्या आती है तो विभाग के हेल्पलाइन नंबर 7888 49 02 74 70 पर जारी किया हुआ है। 22 ट्रेडों के लगभग 800 सीटों पर दाखिले होंगे। वह दाखिले के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। इस बार संस्थान में ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के माध्यम से 8 यूनिटों में इस बार दौरान अलग अलग दाखिले होंगे। हाँ बेटे, क्या नाम आपका? राशिद हुसैन, इंदाना से संबंधित है और होटल में पढ़ता हूँ सर। और यहाँ एडमिशन कराना, ITI में एडमिशन कराना आया सर। और सर फार्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आई। और किस ट्रेड से ITI करना चाहते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सर। फॉर्म अप्लाई कर दिया? फार्म अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल दिया है या ऑनलाइन किया है? ऑनलाइन दिया सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं गांव रूप से संबंधित हूँ। मेरा जिला पलवल है एवं मैंने 10वीं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल से की है। उसके बाद अब मैं पलवल गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेना चाहता हूँ। इसके लिए आज मैं गवर्नमेंट ITI में उपस्थित हुआ और मुझे यहाँ के सभी अध्यापकगणों ने अच्छी बातें बताई और ITI के संबंधित सारी जानकारियाँ मुझे प्रदान की और मैं यहाँ पे ITI में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। यहाँ के सभी अध्यापकों ने मुझे अच्छी जानकारियाँ दी और मैं ITI से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को चुनना पसंद करूँगा। धन्यवाद। फॉर्म अप्लाई कर दिया आपने? यस, मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। उसमें कोई मुझे अड़चन नहीं आई और मैंने फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से सबमिट हो चुका है। हाँ बेटे, क्या नाम है? प्रवेश नाम मेरा। काम कौन सा? गांव होटल से। बताइए। मैं गांव होटल से हूँ। ITI रजिस्टर हो गया मेरा। किस ट्रेड से ITI करना चाहते थे आप? इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रिशियन में ही अप्लाई किया आपने? तो यहाँ अप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? यहाँ ITI की रजिस्ट्रेशन काउंटर से ही आपने अप्लाई किया है? ITI के रजिस्ट्रेशन काउंटर से ही आपने अप्लाई किया है? विभाग की तरफ से 7 सितंबर से 22 सितंबर तक हमारे जो एडमिशन के फार्म ऑनलाइन भरने का आदेश हमें विभाग से प्राप्त हो गए हैं और अब विभाग के आदेश प्राप्त होने के बाद छात्रों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन जो फार्म भरना है वो शुरू कर दिया है। आज भी काफ़ी बच्चे ITI में आए हैं जिनको ITI के माध्यम से भी फॉर्म अप्लाई कराया गया है। बच्चों के लिए कोई हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाई हुई है? हमने अपने स्टाफ के माध्यम से हेल्प डेस्क बनाई हुई है और छात्र आ रहे हैं और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से उनका जो है रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। कुल कितनी ट्रेड हैं यहाँ पे और कितने बच्चों के एडमिशन यहाँ पे हो सकते हैं इस साल? इस संस्था के अंदर 21 ट्रेडों में 31 यूनिटों का दाखिला होना है जिसमें हमारे 8 DST हैं। DST में हमारी जो कंपनी है एंडीज हाइड्रो है, पूजा फोर्जिंग है, डी डेवलपमेंट है और हमारी इन में वेल्डर, फिटर, टर्नर की ट्रेड 8 यूनिटों का हमने वो किया है DST MOU। उनके दाखिले भी इसी प्रक्रिया में होने हैं। लगभग कितने बच्चे हैं जिनका एडमिशन होना है? इस ITI के अंदर 724 बच्चों का एडमिशन होना है और जिले में 1469 बच्चों का एडमिशन होना है। ITI करने वाले बच्चों का क्या भविष्य मानते हैं? ITI करने वाले बच्चों को हम ITI कराने के बाद कुछ ITI ऐसी होती हैं जो 1 साल की होती हैं, कुछ ITI हमारे पास हैं 2 साल की हैं। ITI करने के बाद बच्चे इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास डिमांड आती है तो इंडस्ट्री में उनको भेजा जाता है और गवर्नमेंट जॉब की भी कई ट्रेड हैं जिनमें जाते हैं, जैसे रेलवे है, अपना बिजली बोर्ड है, इनमें भी हमारे ITI से पुराने जो छात्र हैं वो लगे हैं नौकरी। दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं बच्चे, कब से क्लासेस में आना शुरू होंगे? अभी तो जो हमारे पास आदेश प्राप्त हुए हैं क्योंकि आजकल कोरोना जैसी महामारी
जो है फैली हुई है देश के अंदर, तो उसके मद्देनजर रखते हुए जैसे ही हमारे विभाग से आदेश प्राप्त होंगे उस हिसाब से हम छात्रों को संस्थान में बुलाएंगे। अभी जो पुरानी ट्रेडों में जो बच्चे ITI कर रहे हैं और उनकी क्लासेस का क्या है? उनकी क्लासेस जब से कोरोना महामारी हमारे देश में फैली हुई है तो हम ऑनलाइन जो है बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हमारे जो टीचर हैं उन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको जो लेटेस्ट हमारा जो सिलेबस चल रहा है उसके हिसाब से वो छात्रों तक पहुंचाते हैं और हमारा वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट भी उसी आधार पर लिए जा रहे हैं। नए सेशन की शुरुआत कब से हो जाएगी? नए सेशन में जैसे ही विभाग के हमें आदेश प्राप्त होते हैं उस हिसाब से नए सेशन का, क्योंकि अभी विभाग से एडमिशन का शेड्यूल हमें जारी हुआ है। पलवल के चांडद थाना क्षेत्र के अंतर्गत 25 वर्षीय युवक ने गांव की चौपाल में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चांदद थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर धारा 174 की कार्यवाही कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि गांव तारा का निवासी राजेश ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका भाई उमेश पिछले कई दिनों से परेशान रहता था। उमेश 6 सितंबर की रात को घर के बाहर बनी चौपाल में सोया हुआ था और सोमवार सुबह जब वह नहीं उठा तो पीड़ित ने परिजनों के साथ चौपाल में जाकर देखा। उमेश ने छत के गाटर में फांसी लगाई हुई थी। पीड़ित व उसके परिजन उमेश को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। ये उमेश सनोज मनोहरलाल गांव तारा का, ये कल अपने मकान के पास ही चौपाल है इनकी, उसमें सोया था रात को। तो सुबह नहीं जगा तो इनके परिवार वालों ने देखा उमेश जगह क्यों नहीं, तो इनके परिवार वालों ने देखा तो फांसी खा रखी है इसने। क्या कानून कार्रवाई हो रही है इसमें? 174 की कार्रवाई कर रहे हैं GH पलवल। हरियाणा स्कूल अध्यापक संघ व शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजन में नौकरी बहाली को लेकर क्रमिक अनशन 85वें दिन जारी रहा। अध्यापक रामपाल अत्री ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक वर्ग को शारीरिक शिक्षकों के प्रति पूरी सहानुभूति है तथा सरकार के प्रति भारी रोष है, क्योंकि सरकार और उनकी व्यवस्था की घोर लापरवाही के कारण ही पीटीआई अध्यापक आज दुखी और उदास बैठे हैं। लेकिन सरकार का अड़ियल रुख अन्याय का परिचय दे रहा है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा अपील की गई कि 1983 पीटीआईओ ने लगातार 10 वर्षों तक संतोषजनक सेवाएं दी है, अतः पीटीआईओ का मामला शुद्ध रूप से जनहित का मामला है। सरकार इनकी नौकरी बहाल करने का रास्ता तलाश करे। सरकार को शारीरिक शिक्षकों को उनका हक वापस करना चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अगर सरकार ने जल्द उन्हीं मांगों को पूरा नहीं किया तो वो सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार स्वयं की होगी। नाम है जी आपका? रामपाल अत्री। किस पद पे आप? डीपी पोस्ट पे।
हाँ, बताओगे जो आपका कर्मिक अनशन चल रहा है, कौन सा दिन है, क्या कुछ मांगों को लेकर कर्मिक अनशन है? आज हमारे कर्मिक अनशन का 85वां दिन है, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली है और जो हमारा रोजगार सरकार ने छीना है, जैसे कि तैसे आज हमारा जो परिवार है वो रोड पे है और सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है इस मामले में। किसी सरकार के कोई प्रतिनिधि से कभी कोई बातचीत हुई हो? अभी तक हुई है, लेकिन वो बातें नकारात्मक ही रही हैं। अभी तक उसका कोई सकारात्मक रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है। शिक्षक दिवस पे भी आपने जो शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका था। शिक्षक दिवस हमने एक काले दिवस के रूप में मनाया अब की बार, क्योंकि जब शिक्षकों की रोजी रोटी सरकार ने छीन ली तो हमने काले बिल्ले लगाकर और शिक्षा मंत्री का पुतला जला करके हमने शिक्षक दिवस मनाया अब की बार। आगे क्या रूपरेखा है आपकी? आगे हमारी रूपरेखा राज्य स्तर पर आंदोलन करने की है और हमारा जो ये आंदोलन होगा ये इतना जोरदार तरीके से और शांतिपूर्वक रहेगा। वैसे तो 13 तारीख को हम करनाल में एक पूरे हरियाणा का आंदोलन शुरू करने जा रही हैं और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारी नौकरी वापस चाहिए और ये हम सरकार को बताना चाहते हैं, अल्टीमेटम देना चाहते हैं। अगर सरकार ने जल्द से जल्द हमारी मांग नहीं मानी तो हम जान देकर भी अपना रोजगार बचाने की कोशिश करेंगे। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। रेल मार्ग प्रोजेक्ट पर कार्यरत एक कंपनी द्वारा प्रहलादपुर रजवाहे के किनारे वर्षों से खड़े विशाल दरख्तों को बिना विभागीय अनुमति के काट कर लकड़ी चोरी करने के आरोप का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में कार्यरत कैनाल पटवारी ने गदपुरी थाना में लिखित शिकायत दी है। मामले की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। कंक्रीट के जंगलों को बसाने की होड़ में किस प्रकार पर्यावरण को खराब किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण गदपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव असावटी के निकट देखने को मिला। आपको बता दें, यहां एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत दादरी से रेवाड़ी लाइन बिछाने का कार्य पिछले कई माह से चल रहा है। यह जानकारी कार्यरत कर्मचारी के IR विभाग अधिकारी राकेश झा ने दी कि बॉम्बे तक सीधा रेल मार्ग जाने के वाली इस योजना के तहत ही यहां एक बड़ी कंपनी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस रेल मार्ग को बनाने के दौरान राह में आने वाले प्रहलादपुर रजवाहे के किनारे खड़े ऑन रिकॉर्ड 31 वृक्ष काट देने के आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में कार्यरत कैनाल पटवारी विनोद मावई ने गदपुरी थाने में लिखित शिकायत कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ दी है। शिकायतकर्ता विनोद मावई ने बताया कि इस रजवाहे के किनारे खड़े विशाल पेड़ों को कंपनी ने बिना उनके विभाग की अनुमति के काट दिया। उन्होंने बताया कि इन वृक्षों के काटने से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, बल्कि इनके कारण रजवाहे के किनारे इतने कमजोर हो चुके हैं कि कभी भी किनारा कहीं से भी टूट सकता है। 31 पेड़ों को यहाँ काटा गया है, हरे पेड़ों को, बड़े पेड़ों को। विभागीय कोई परमिशन इनके पास नहीं है। बगैर विभागीय परमिशन के गुपचुप तरीके से इन्होंने पेड़ों को काट के और अलग कहीं से कटवा दिया है। तो किसने काटे हैं पेड़? L&T कंपनी के द्वारा ये पेड़ काटे गए हैं। क्या निर्माण कार्य यहाँ किया जा रहा है? निर्माण कार्य, रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा है। ये इनके अड़चन आ रहे थे इनके बीच में, तो बगैर विभागीय परमिशन के इन्होंने इसको गुपचुप तरीके से कटवा दिया है। कोई परमिशन अप्लाई की थी इन्होंने? परमिशन अप्लाई की थी, लेकिन वो परमिशन हो नहीं पाई है। उसके बावजूद भी इन्होंने बगैर परमिशन के पेड़ों को काट दिया है। तो क्या इस पे विभागीय कार्यवाही विभाग को लिखित रूप में दे दिया गया है और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इन पेड़ों के कटने से क्या नुकसान किसानों को होगा? किसानों को ये पर्यावरण में दिक्कत है और किसानों को भी, सभी को दिक्कत है। हरे, काफी बड़े हरे पेड़ थे ये, जिनको नहीं काटना था। इन्होंने बगैर किसी परमिशन के इन पेड़ों को काट दिया है। और भी कितने ऐसे वृक्ष हैं जो इनके रास्ते में आ रहे हैं, काटे जा सकते हैं? 31 पेड़ों की लिस्ट थी, उसके अलावा इनका कोई इस तरह का पेड़ नहीं है। 31 पेड़ थे जिनको इन्होंने काटा है। क्या किसी थाने में भी इनके खिलाफ कोई लिखित शिकायत कार्रवाई? विभागीय कार्रवाई की जाएगी, थाने में भी शिकायत कार्रवाई की जाएगी, हर तरह की कार्रवाई की जाएगी। ये जो पेड़ निकाले, इससे रजवाहे को किस तरह से नुकसान होगा? हमारी जो पटरी है, जंगल पटरी, इस यहाँ से पेड़ निकाल के इस जंगल पटरी को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। पानी का थोड़ा सा भी बहाव अगर आएगा तो ये जंगल पटरी टूट के सारा पानी खेतों में बह जाएगा। काफी हद तक ये कमजोर कर दी गई है पटरी बिल्कुल।
तो कह सकते हैं कि इससे किसानों के खेतों को भी नुकसान खेतों को भी होगा और विभाग को भी होगा, पानी का भी इसमें नुकसान होगा। तब से डीएफसीसी का काम चला है यहाँ पे, ये सारे नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसने प्रहलादपुर रजवाहा से कम भी 200 पेड़ काट के बेच दिए हैं इसने, डीएफसीसी ने। ना कोई इनके पास परमिशन है, ना कोई नियम कानून का इन्होंने पालन किया है। तो किस तरह का इन वृक्षों के कटने से नुकसान किसानों को होगा? इन वृक्ष के कटने से एक तो जो पशु पक्षी इन पर बैठते थे उनको नुकसान हो गया, जो जमींदार इनके साथ छाया में बैठ जाते थे वो नुकसान हो गया, प्लस जो रजवाहा का जो कटाव इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनके कटने से 2 बार पहले भी फसल डूब चुकी है, उसकी हमने शिकायत की, लेकिन अभी तक उन खेतों का ना तो कोई मुआवजा दिया है और ना कोई इस पर कानूनी कार्रवाई की गई है। इन वृक्षों के कटने से पहले फसल को नुकसान हो चुका है? इन वृक्षों के कटने से पहले 2 बार रजवाहा कट चुका है और कम से कम 20-20 एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। तो शिकायत कहाँ दी गई? शिकायत डीएफसीसी या एलएनटी दोनों को की थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। दीपक तले अंधेरा वाली कहावत इन दिनों सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। असल में कोरोना काल में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसी हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें आप देखकर दंग रह जाएंगे। वैसे तो सरकार ने अनलॉकडाउन 4 में बहुत सारी नियमों में बदलाव किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पूरे जिले में कोरोना संक्रमित के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और फरीदाबाद में तो मौतों का आंकड़ा भी डराने वाला है। लगभग 178 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। दिखाई दे रहा यह नज़ारा बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल का है, जिसमें एम्स की शाखा भी लगती है। यहाँ पर सैकड़ों मरीज अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं और अपना कार्ड बनवाने के लिए लाइनों में एक दूसरे के ऊपर सटे हुए खड़े दिखाई देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ आने वाले मरीजों की किस तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना के जो मरीज लगातार बढ़ रहे हैं उसका कारण भी सोशल डिस्टेंसिंग ही ज़्यादा माना जा रहा है। यहाँ पर दवा लेने के लिए आए और अपना टेस्ट करवाने के लिए आए लोगों का कहना है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेरा नाम रोशन सिंह है। कहाँ से आए हैं दवाई लेने? क्या सर मैं पौड़ीगढ़ से आया हूँ, कल ही आया था, तो अपनी ड्यूटी से आया अभी। उन्होंने कहा टेस्ट करवाओ, उसके बाद ड्यूटी आना है, तो मैं टेस्ट करवाने आया हूँ। तो हॉस्पिटल में आए हैं, सैनिटाइजर की कोई सुविधा, सोशल डिस्टेंस की बात करें उसकी कोई सुविधा नजर आई आपको? सर हॉस्पिटल वालों ने कोई सैनिटाइजर नहीं दिया, अपना लेके आए साथ में। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई नियम नहीं है। तो कोई सोशल डिस्टेंस के लिए कोई लोग समझा रहे हैं, कोई ऐसा कुछ? हाँ समझा रहे हैं, सिक्योरिटी वाले ने समझाया, डॉक्टर समझा रहे हैं। फिर लोग बात कर रहे हैं इस बात को फॉलो, या जैसे कि लाइन में कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या सैनिटाइजर वगैरह भी दिया गया हम लोगों को कि हॉस्पिटल में आए दूरी बना के सैनिटाइजर वगैरह? नहीं सैनिटाइजर नहीं दिया गया, अपना लेके आए साथ में। तो भीड़ भाड़ की बात करिए, लोगों को इस प्रकार लाइन में जबरदस्त हुए खड़े, कितना सही मानते हैं आप? लोगों को दूरी बना के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोग एक दूसरे के लिए सही रहेगा। बीमारी से बचने के लिए दूरी बनाना जरूरी है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। 9 बजे तो बैठे हैं भैया, कोरोना टेस्ट करनी है। पवन कुमार नाम है। पवन जी कहाँ से आए हैं? क्या मैं होटल से आया हूँ जी, कोरोना टेस्ट करवाने के लिए। यहाँ एक कंपनी में जॉब करता हूँ, उन्होंने बोला कोरोना टेस्ट करवा के लाओ, तो यहाँ 9 बजे से आए बैठे हैं। अभी तक तो नाम ही लिखे गए हैं, सैनिटाइजर कुछ भी सैनिटाइज नहीं है यहाँ, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। तो क्या कोई लोग समझा रहे हैं कि हॉस्पिटल कुछ नहीं समझा रहा कोई, कुछ किसी को जागरूक नहीं किया जा रहा? किसी को ना ही सैनिटाइजर नहीं दिया जा रहा। कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? मैं 9 बजे से हूँ यहाँ। 9 बजे से सुबह 9 बजे से। तो क्या लाइन लगी हुई है, काफ़ी लोग पीछे पड़े हैं? हाँ, उनको कोई नहीं समझा रहा, आप देख लो जी, कोई लाइन में ये तो अब लास्ट के रह गए हैं। 100 बंदों का वो लिया है रजिस्ट्रेशन, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है इसमें। 100 बंदे कहाँ जाएंगे? काफ़ी भीड़ है। हाँ काफ़ी। दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल की तर्ज पर फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच में ऑल इंडिया मेडिकल 2007 में पास हुआ था, जिसे आज तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ऑल इंडिया मेडिकल यहाँ नहीं बन पाया है।
आखिर इस ओलिया मेडिकल के नाम बनने के पीछे क्या राजनीति और क्या प्रशासनिक कारण है, इसके बारे में तो राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी ही साफ तौर पर बता पाएंगे। खाली पड़ी दिखाई दे रही यह एकड़ की जमीन फरीदाबाद को फतेहपुर बिल्लौच की है, जहां पर 2007 में ऑल इंडिया मेडिकल बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। काम होता दिखाई देने पर लोगों के हस्तक्षेप के बाद 2013 में इसकी केवल करोड़ों रुपए लगाकर बाउंड्री की गई, लेकिन इसके बाद किसी ने इसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। ग्रामीणों ने मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, डॉक्टरों से लेकर डायरेक्टर तक इसे बनाए जाने की गुहार लगाई, लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी ऑल इंडिया मेडिकल नहीं बना। अब इसके ना बनने से फतेहपुर बिल्लौच के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वार्ड नंबर 7 इस क्षेत्र का जिला पार्षद हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये अफवाह है कि ये हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन हम जो देखते हैं कि फतेहपुर बिल्लौच एक ऐतिहासिक कस्बा है। आज से 50 साल पहले तिगाम, बल्लभगढ़, मोहना सब यहाँ से सामान ले जाते थे। आज हमारा गांव या कस्बा इतना पिछड़ा हुआ है कि सरकार की कोई नजर इस कस्बे के ऊपर नहीं है। हम ये देखते हैं कि पूरा गांव हमारा 36 बरादरी का गांव है। आज इकट्ठे हुए, आज किस वजह से इकट्ठे हुए? हम ये जो एम्स के लिए 6 किला जगह दी है, ये हमारा हॉस्पिटल बनने के लिए दी थी। इसमें 2 साल पहले एम्स से खबर मिली कि भाई हमारे ट्रक वगैरह जाने के लिए रास्ता नहीं है। उसमें हमने एमएलए साहब को रिक्वेस्ट की और 20 लाख रुपए दे के ये सड़क बनवाई गई। उसके बाद भी काम चालू नहीं है, सुस्त पड़ा है काम। हम ये चाहते हैं ये बात जो है ऊपर तक पहुंचे। राजनीति में सबसे बड़ी बात है कि कागज नीचे रह जाते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमने कहा था मंत्री जी से, मंत्री जी ये जो है तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इस सत्र में इसको पास करवा दूंगा। तो 220 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो क्या अब तक बनके कोई तैयार हुआ इसमें? नहीं, अभी तक इतनी बाउंड्री वाली है, कुछ नहीं हो रहा है, जंगल पड़ा हुआ। कहीं ना कहीं ये चल रही है बातें, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल को कहीं और शिफ्ट करने की बात। नहीं, ये बातें अफवाहें हमने सुनी है। वैसे कोई ऐसी खास वो नहीं है खबर, लेकिन ये अफवाहें हैं कि चंदावली जा रहा है हॉस्पिटल। और राजनीतिक गलियारों में हो सकता है, आजकल पैसे की पूछ है। वहाँ की पंचायत पे 250 करोड़ रुपए है। पीछे भी 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी को दिए थे। अब मुख्यमंत्री जी एक उद्घाटन करके पैसे की बात है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये हमारा हॉस्पिटल बनाया जाए। 25-30 गांव का कस्बा है, यहाँ इतने लोग जो है लगते हैं। यहाँ से बल्लभगढ़ 13 किलोमीटर है, दयालपुर 7 किलोमीटर है, मोहना 12 किलोमीटर है। यहाँ हॉस्पिटल बनना बहुत जरूरी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी डॉक्टर जगदीश। डॉक्टर जगदीश जी, पूरा गांव इकट्ठा हुआ पड़ा है, क्या मैटर है, क्या मामला है? हमारा एम्स का हॉस्पिटल पास हुआ जी, पहले हरियाणा सरकार से पास हुआ, लेकिन हमारी जैसे गांव बस्ती का दबाव पड़ा, एम्स ने अपने अंडर ले लिया। एम्स ने 2013 में बाउंड्री वॉल कर दी 1 करोड़ रुपए लगा करके। और 13 के बाद हमारे पास काफ़ी अखबारों की कटिंग है। सबरे एम्स वालों ने ये कहा है कि भाई हम इसको 2015 में कंप्लीट तैयार कर देंगे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। एम्स के डायरेक्टर के पास भी मिल के आए, एमएलए साहब भी मिल के आए, हम भी मिल के आए, लेकिन हमारे गांव में कोई सुध नहीं है एम्स के हॉस्पिटल के बारे में। 2020 भी समाप्त होने वाली है। हाँ। तो क्या अब तक कहाँ तक प्रोसेसिंग पहुंची है इसकी? कहीं भी कुछ नहीं है। 2020 के बाद कितने लेटर लिख चुके हैं हम, मुख्यमंत्री जी को भी लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को भी लिख चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा हमने 10/8/20 में। 10/8/20 के बाद अब तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उधर से कोई भी जवाब नहीं है अभी भी। तो अब जैसे गांव सारा इकट्ठा हुआ पड़ा है, अगर अब भी सरकार नहीं सुनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? धरना भी देंगे, प्रदर्शनी भी करेंगे और मरण भी करेंगे। कोर्ट में भी जाएंगे? नहीं, हम मरण भी करेंगे। हमें हॉस्पिटल चाहिए, किसी कीमत पे भी बने हमारे यहाँ। तो कुछ कारणों का पता चल पाया कि किन कारणों से नहीं बन पा रहा है? कुछ भी कारण नहीं है जी। डायरेक्टर साहब से बात हुई हमारी, एम्स के डायरेक्टर से। उन्होंने ये बोला कि भाई मेरे पास 22 करोड़ रुपए आए पड़े हैं। 2220 रुपए का करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि संसद पास करेगी। वो बजट हमारा पास नहीं हो रहा, इस वजह से ये काम पूरा नहीं हो रहा। ओमपाल, मैं जवा गांव से हूँ। ओमपाल जी, गांव आज फतेहपुर बिल्लौच की बाउंड्री वॉल के पास पहुंचे हैं, क्या है सारा मामला, किस वजह से जनता आज पहुंची? ये काफ़ी लंबा समय, 10 से 12 साल होने को आ रहे हैं। ये प्रोसीजर को 2007 में पास हुआ था। 8 में इसकी बाउंड्री हो गई थी, 1 करोड़ के समथिंग लगा के पैसा। और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है आम जनता की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ आम तबका के जो लोग हैं बेचारे, सब पे अपना इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकें। यहाँ के जो गरीब लोग हैं सब पे अपना संसाधन नहीं है।
तो सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमें जो ये एम्स हॉस्पिटल दिया था, हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं सरकार से कि हमें ये दिया जाए, जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो। अगर इसका काम जल्दी से जल्दी नहीं पूरा होता है तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपनों के लिए ये कहीं तो रोड पे जाना पड़े या रेलवे स्टेशन पे जाना पड़े, हम अपने क्षेत्र की आवाज सीएम तक, पीएम तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। कहीं ना कहीं किस वजह से लेट हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ कारणों का देखो, पता लगा? इस राजनीतिक मुद्दे के बारे में हमें तो इतना पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें हॉस्पिटल दिया जाए बस। तो कहीं ना कहीं ये भी राजनीति चलाई जा रही है कि इस हॉस्पिटल को चंदावली शिफ्ट करने की कोई बात आ रही है, तो कहाँ तक नहीं, हमारा ऐसे कोई नॉलेज में आया नहीं है कि हम तो यही है कि आज स्थिति देखो इसकी, इसमें झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत सारे कुछ और अपना कीकर खड़ी हुई है। आज कोई भी जब से ये स्टार्ट हुआ है 1% भी काम हुआ नहीं है, केवल बाउंड्री वॉल हुआ है और इसका इसमें गेट लगा हुआ बस। क्षेत्रीय नेताओं की अगर बात की जाए तो नेताओं का कितना सहयोग है इसको यहाँ पे बनवाने में? कितना नेताओं का सहयोग रहा है, जब ही तो आया ये। लेकिन थोड़ा सहयोग हो जाता तो इसमें आज बिल्डिंग खड़ी हो जाती। हमारे बुजुर्ग भी हैं, माता बहन है, जो बहुत लंबे समय से, हम अगर एम्स हॉस्पिटल में जाते हैं 2 बजे भी खड़े होते तो शायद हमारा नंबर नहीं आता। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। यहाँ पर बुजुर्ग महिला को घर में पिछले 20 दिन से उसी की बहू ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। जी हाँ, उसी की बहू ने बुजुर्ग महिला को पिछले 20 दिन से बंधक बनाया हुआ है। घर के दरवाजों को चैन से बांधकर घर के अंदर ताले में बंद किया हुआ है। बुजुर्ग महिला ने छुड़वाने की गुहार तक लगा दी। बुजुर्ग महिला के पति भी खा रहे हैं छुड़वाने के लिए दर दर की ठोकरें। बुजुर्ग महिला के पति दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और लोगों से उस महिला को छुड़वाने की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई करती नजर नहीं आ रही है। बुजुर्ग महिला पर बहू का ये अत्याचार आखिरकार शर्मनाक तो है ही। किसने बंद किया आपको? मेरी बहू ने बंद किया है। बहू ने बंद किया हुआ है? कब से? 17 तारीख से यही मैं बंद में। क्यों बंद किया हुआ है आपको? नो कह रही है घर में रोया, घर में रूंगी। तुम्हारे अंकल ने मैंने तगादा लेके बनाया हुआ बेटा के जबरदस्ती रहना चाह किराए पे रही वहाँ पे जबरदस्ती है मेरे डरे आई है। न्यू कह रही है करेजा में चक्कू मार दूंगी, हथौड़ाते से फोड़ू। एक वहाँ पे कटर है काटने की, वो ऊपर दरवाजो काटे हुआ है परसों की अलवारी में हथौड़ा है। यहाँ पे कोरो टूट रहा हथौड़ा यहाँ पे जी दिख रहा बेटा? हाँ दिख रहा है। वो ऐसे मैंने घबरा जाऊँ बेटा, मेरी काई भी दिख जाए। लाइट पंखा कुछ नहीं चल रहा आपके? निकल जाएगी काई देना। सब बंद किया हुआ है बेटा वो घबराहट रोज की। अभी कहाँ है वो? आपकी बहू कहाँ है? पता ना कहाँ जावे, शाम को आवे। बता रहे कि जॉब पे जाती है, कहीं ड्यूटी जाती है। ऐसे ही कह रहे बेटा, हमें ना पता, मैं ना बोले करू, गाली दे रहे बहुत बुरी बुरी आके। मारती पीटती है भाई आपको? मैं बाहर ना निकलू, डर के मारे निकलू तो न्यू कहीं तो चक्कू ते करे जाऊँ, मारूंगी थोड़ा मारूंगी बेटा, मैं ना निकलू। वो इतने दिन अभी आप इस वाले गेट पे आ सकते हैं क्या उधर से? क्यों लगा रखे थे? ताले लगाए हुए हैं? भीतर भी ताले लग रहे हैं, ना आ सकूं बेटा मैं। खाने वालों को देती है? खाना वालों को देती है? वो खाने को खाना भी नहीं देती है? आप करके खा ले। हाँ आप करके खा ले। आप खुद बना के खाते हैं? हाँ बेटा, कहीं कहीं दिन 2 रोटी बना लूं तो एक खा लूं, रोटी ना बनाऊं तो सो जाऊं बेटा। पुलिस हमारे भी ना सुने। पुलिस आती है यहाँ पर? आती है, कुछ ना करे बेटा, पुलिस कुछ नहीं करती। पहले दिन आई तो बेटा बहुत गाली गलौज दी पुलिस ने भी, नहीं कहीं करंट लगा देंगे तुम्हें पहले दिन तो। फिर वहाँ के बाद पुलिस कुछ ना के बेटा अम्मा अम्मा कह के चले जाओ, चुप, कुछ ना बोले। यहाँ की पर्स नहीं कुछ ऐसा भी कहते हैं कि आप बीमार हैं, कुछ इस तरीके से भी बोलते हैं? ना ऐसे ना बोले पुलिस, कुछ नहीं, कुछ ना बोले, ना सुनाई करे। कभी कभी फोन पे महिला एक गोबारी उठा में, ये तो उठा में लाए जी, अब करके दिखाऊं बेटा, ना उठाएंगे। अच्छा, ना उठा में। तो 17 तारीख से ही आपको इस घर में बंद किया हुआ है? हाँ। बाहर निकलने भी नहीं देती है? किसी से मिलने भी नहीं देती है? किसी से ना, बुढ़ा बाहर रहे बेटा। अच्छा, तो बाहर है। तो आपको इस घर में क्यों बंद किया हुआ है? क्या चाहती है वो इस घर को छीनना चाहती है हम बेटे, बेटा इस घर को छीनना चाहती है। उस पर प्लाट भी है, नौकरी भी कर रही है, किराए पे रह रही है, हमें तंग कर रही है बेटा, हमें मारना चाहती है, मार के इस घर। बेटा है आपका? बेटा है, कहाँ है वो? रहता है,
उसे 3 बार मरवाने को बुला लिया। तो क्या नाम है आपका? मदन लाल तंवर। मंत्री जी के पास पहुंचे हैं तंवर साहब, क्या शिकायत लेकर आए हैं? शिकायत ये जी, मेरी घरवाली को मेरे बेटे की बहू ने बंधक बना रखा है और मैंने शिकायत उसमें पुलिस चौकी में, थाने में और वहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस, ACP सभी के पास दी और बाद में मुख्यमंत्री जी को भी दी है और SDM साहब को भी दी है और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि मेरे पे और 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। बंधक किस लिए बना रखा है? कि मैं रहूँगी इस घर में, तुम निकलो यहाँ से। कब से बंधक बनाया है? 16 अगस्त से। क्यों, मामला क्या है? कहती है मैं रहूँगी इस घर में, तुम निकलो, मुझे रहना है घर में। बंधक क्या दरवाजे बंद कर रखे हैं? मेरी घरवाली बंद है। घरवाली बंद है? हाँ जी। कब से? 16 अगस्त से। 16 अगस्त से। तो फिर आप? मुझे पुलिस ले गई थी तो तब से मुझे अंदर नहीं जाने दिया और मैं बाहर हूँ। पुलिस शिकायत नहीं सुन रही है? पुलिस शिकायत नहीं सुन रही है। अब ऐसे में मंत्री जी से मुलाकात हुई है? मुलाकात तो अभी तो नहीं हुई, कर रही है। क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों कर रही है वो बहू? क्या नाम है उसका? वो हमें लूटना चाहती है सर। नाम क्या है? अलका। क्या करती है? एक प्राइवेट बैंक में लगी हुई है। बेटा क्या करता है आपका? बेटा फील्ड ये था, MR था मेडिसिन में, और जब से ये केस चलाया है उसने लगाया तब से वो बिना मतलब बेरोजगार है। बहू बेटा साथ रहते हैं? वो साथ रहे अप्रैल तक, फिर थाना सारण में वो हो गया, कोरोना हो गया, तो उन्होंने कहा तुम हमें बार बार तुम हम अटेंड नहीं कर सकते तो तुम कुछ दिन के लिए अलग अलग रहोगे, तब से वो अलग हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं 8 सेक्टर में रहता था, 12 तारीख से बाहर हूँ मैं। जो आपकी पत्नी है, बुजुर्ग महिला हैं जो, हाँ, वो भी इसी घर में कैद हैं? हाँ, वो इसी घर में है। तो बहू आती है उनके पास में? बहू आती है शाम को, दिन छुपने के बाद उसने सारी कुंडियाँ तोड़ दी हमारी और ऊपर का एक दरवाज़ा तोड़ दिया और उसे बंधक बना के रखा हुआ है। बंधक क्यों बना रही है? अगर घर खाली कराना है, घर पे कब्जा करना है तो बंधक क्यों बनाया है? भाई ये कि ये मजबूर हो के खाली करें, घर खाली करने के लिए हाँ करें और नहीं निकल जाएं मेरे घर से, यहाँ से। पुलिस में शिकायत के बाद कोई सुनवाई नहीं है, वो उसी के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या कहती है पुलिस? वो कहती है कि तुम्हारी बहू है, तुम्हारे घर रहेगी और कहाँ रहेगी। प्रदेश में जैसे जैसे आगामी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी अपने संगठन और कार्यकर्ताओं की टीम मजबूत करने में लगी हुई है। उसी क्रम में सिद्धार्थनगर जनपद में आज पार्टी ब्लॉक सर्जन अभियान के तहत एक बैठक की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष के चयन का प्रस्ताव लिया गया। जिले के बांसी ब्लॉक क्षेत्र के निबिया हवा चौराहे पर जिले के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। कांग्रेस पार्टी से बांसी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष के लिए 4 नाम सामने आए। जिला अध्यक्ष के कांग्रेस पार्टी को भेजने के लिए पत्रांक भरने के लिए लिया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष महिला, जिला अध्यक्ष व पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर बैठक की गई। सभी ब्लॉकों पर कांग्रेसी जन अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में सभी ब्लॉकों पर बैठक की जा रही है। अभी किसी ब्लॉक के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई। जो नाम अध्यक्ष के लिए आ रहा है उसे कांग्रेस कमेटी में भेजा जा रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष के नाम का निर्णय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। डुमरियागंज के पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में नहीं, पूरे देश की सदस्यता अभियान चला रही है। उसी क्रम में जो मुझे कार्यभार दिया गया है उसका हम तन मन धन से पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसी पर कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। इस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हम ब्लॉक कांग्रेस की बैठक करते हैं, ब्लॉकों में जाते हैं और जो लोग ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के इच्छुक हैं, जिनके अंदर काम करने की ललक है, पार्टी की सेवा करने की ललक है, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं और इस बैठक के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा
कांग्रेस पार्टी का संगठन ब्लॉक तक पहुँचे, ब्लॉक के बाद न्याय पंचायत स्तर पर पहुँचे और न्याय पंचायत स्तर के बाद हम बूथ स्तर तक इस कांग्रेस पार्टी के संगठन को पहुँचाने के उद्देश्य से आज की बैठक की गई है। क्या यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष भी कोई बासी में नियुक्त किया गया है कि नहीं? नहीं, बासी में नहीं, पूरे जनपद में या पूरे उत्तर प्रदेश में अभी कहीं ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, इन नामों का प्रस्ताव बनाकर हमको उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज देना है। अंतिम निर्णय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष जी लेंगे और इसकी घोषणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से होगी। यहाँ पे कितने लोगों ने अपना नाम दिया? 4 लोगों ने दावेदारी की है, उनके बारे में छानबीन करके योग्य लोगों का नाम भेजा जाएगा। कांग्रेस जो पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक सदस्यता अभियान चलाती है और उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे उस कांग्रेस सदस्यता अभियान का सदस्य बनाया है। अब इस सदस्यता अभियान में पार्टी जहां की भी जिम्मेदारी देगी, हम तन मन धन से लगकर और कांग्रेस की सदस्यता अभियान को मजबूती से गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के आपने क्या तैयारी की है इस सदस्यता के लिए? 2022 के लिए हमारी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में ज़बरदस्त तैयारी है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी आप चट्टी चौराहे पे अगर बैठते हैं तो अब लोग कांग्रेस का नाम लेते हैं कि अगर कोई पार्टी इस भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है इसके खिलाफ कोई पार्टी आवाज़ उठाती है, अगर कोई पार्टी इसके खिलाफ लड़ने की शक्ति रखती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनके पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उभर कर। फरीदाबाद में इन दिनों सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शराब के ठेकों के सामने जमकर जाम छलकाए जा रहे हैं। लोगों को पुलिस का डर या भय नहीं है। खेड़ी पुल के पास बने ठेके के सामने सरेआम शराब पीते लोगों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। बढ़ते अपराध को लेकर हाल ही में पुलिस कमिश्नर ने ठेकों के पास से रेहड़ी और खोमचे लगाने वाले लोगों को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके हालातों में कोई सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है।
अलवर जिले के मुंडावर कस्बे के श्री कृष्ण कॉलेज के भवन में सोमवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के 43वें जन्म दिवस पर टीम ललित यादव एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले रक्तदान शिविर में समर्थकों ने देर शाम तक युवाओं में जोश का परिचय देते हुए 403 यूनिट रक्तदान किया। युवाओं के रक्तदान के प्रति जोश के चलते रक्त संग्रहण करने वाले जीवन दायन फाउंडेशन के बैग कम पड़ गए। रक्तदान करने वाले सभी युवाओं को टीम ललित यादव की ओर से एक हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया गया। देर शाम तक युवाओं के रक्तदान के लिए आने का सिलसिला जारी रहा। इस मौके पर कांग्रेस नेता ललित यादव के साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम पटेल, ब्लॉक विधानसभा प्रभारी गोपीचंद शर्मा, पूर्व सरपंच रामपाल यादव, सरपंच उमाशंकर, परमानंद, राम सिंह कमांडो, भीम राज यादव, ऋषिराज यादव, जितेंद्र यादव, हरिनगर, खामोश देवी, पत्नी उदय सिंह, सतीश यादव, राजाराम गुजर, लक्ष्मीकांत मीणा, सुरेश भेड़ी, बल्ली भेड़ी, राजकुमार छाबड़ीवास, राजेश गुजर, रतिराम मीणा, हवलदार सूबे सिंह गुजर, राजू भाटी, राजेंद्र तक्ष, सत्यबीर चौधरी, नसीब खान, दीपक प्रजापत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। आज राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन का काम नौजवान साथी द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से आज की आवश्यकता भी है। इस कोरोना महामारी को देखते हुए कि कहीं ऐसे संकट की घड़ी ना आ जाए, उसको देखते हुए पायलट साहब के जन्मदिन के अवसर पर नौजवान साथियों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन नौजवान साथियों को पता लगा वो सब लोग आकर के स्वैच्छिक रक्तदान में अपना हिस्सा ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में कि आज का किया हुआ रक्तदान इसका जीवन बचाएगा। और आज नौजवान साथियों को इस मुंडावर उपखंड क्षेत्र से नई प्रेरणा देने का और काम स्टार्ट किया है कि आज से सभी को एक हेलमेट और दिया जा रहा है, जिसके बाद में वो प्रतिज्ञा लेकर के जाएंगे आज के बाद हम हेलमेट लगाकर ही बाइक पर सवारी करेंगे, बिना हेलमेट की सवारी नहीं करेंगे। और पूरे देश में जो जिस ढंग से पायलट साहब को लेकर के लोगों में उत्साह है, नौजवान साथियों में उत्साह है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ देखने को मिलता है। सर लगभग कितना यूनिट आ गया? लगभग अभी 70 यूनिट इकट्ठा हो चुका है और नौजवान साथी धीरे धीरे आ रहे हैं और करीब 300 के पार यूनिट इकट्ठा शाम तक हो जाएगा। भिवाड़ी के शाहजहांपुरा इलाके में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित टोल टैक्स पर नीमराणा डीएसपी लोकेश मीणा के निर्देशन में शाहजहांपुर पुलिस ने नाकाबंदी में वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब से भरी पिकअप को जब्त कर कार चालक बड़ौदरा निवासी विष्णु सैनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप से राजस्थान मार्का की 109 पेटी बियर व अंग्रेजी शराब जब्त की है।